हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संत शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट वीडियो हमारे एमए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उनके कोर्स से रिलेटेड इसमें जानकारी दी जाएगी। और ये एमए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश का आपका सेकेंड पेपर में जो चैप्टर है द रेप ऑफ द लॉक, जिसके कंपोज़र अलेक्जेंडर पोप हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड इसमें जो महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन, जो स्टेंजा जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जो महत्वपूर्ण स्टेंजा हैं, उन्हीं की एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा दोस्तों, एंड तक ज़रूर देखिएगा। 5-6 स्टेंजा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उनको इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है, तो फटाफट देख लीजिए कि कौन कौन से स्टेंजा हैं जो आपकी परीक्षा की बेसिस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट स्टेंजाज थे इसमें उनको इंक्लूड किया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि कौन सा पहला स्टेंजा कौन सा है। और उससे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलती रहे। बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी कि सर एमए के बारे में बताइए, कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो नहीं उपलब्ध हो पाए, बट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देख लिए अलेक्जेंडर पोप साहब के बारे में लिखा है। अलेक्जेंडर पोप की ये रचना है रेप ऑफ द लॉक, ये पोएम जो है उसी से ये स्टेंजा लिए गए हैं। पहला स्टेंजा आपका इम्पोर्टेंट, देखिए लाइनें आपकी दी गई हैं। ओ से व्हाट स्ट्रेंज काज एट अनएक्सप्लोर्ड could make a gentle bell reject a lord in task so bold can little man engage and in soft bosom dwell such mighty rage। यानी इन लाइनों में क्या चीज़ कवि कह रहा है, क्या चीज़ पोएट बताना चाहता है, ये चीज़ आपको बताना है। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आप लिखना जानते ही हैं, पहले से ही आप पढ़ चुके हैं कि रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, और संदर्भ में वही चीज़ें लिखी जाती हैं कि पाठ का नाम क्या है, यानी इस चैप्टर का इस किस लेसन से ये स्टेंजा लिया गया है, और इसके कंपोजर अर्थात इसके पोएट कौन है, कवि कौन है जिन्होंने इसकी रचना की है, ये चीज़ आपको रेफरेंस में लिखना होता है। कॉन्टेक्स्ट में प्रसंग क्या है उसका, ये चीज़ आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले किसी भी स्टेंजा को उसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट ही लिखते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन में दोस्तों क्या होता है कि इस जो पैसेज रहता है उसका पूरा पैसेज या स्टेंजा जो भी दिया गया है उसका पूरा क्या करना रहता है, आपको अर्थ लिखना रहता है, अपनी भाषा में, सरल भाषा में लिखना रहता है। अब देखिए, इसको देख लीजिए कि इसमें क्या चीज़ कभी कह रहा है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों इसका प्रसंग आप लोग देख लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि इसकी इस लाइन का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। आइए सबसे पहले यहाँ पर हम आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताते हैं, उसके बाद इसके अर्थ के बारे में आपको बताएंगे। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट यहाँ दिया गया है कि दी लाइन अकर इन द रेप ऑफ द लॉक। जी हाँ, ये पोएम, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं दोस्तों। रेप ऑफ द लॉक आ मोक हीरोइक पोएम फ्राम द पेन ऑफ अलेक्जेंडर पोप, यानी ये एक मोक हीरोइक पोएम है। जो ये रेप ऑफ द लॉक है, ये किस प्रकार की पोएम है दोस्तों, मोक हीरोइक पोएम है, अर्थात आप जिसे नकली वीर कविता भी कह सकते हैं, जो कि अलेक्जेंडर पोप के पेन से निकली हुई, अर्थात उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। द फादर ऑफ द न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, और अलेक्जेंडर पोप साहब क्या थे, फादर ऑफ द न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, यानी नवशास्त्रीय काव्य स्कूल के उनको पिता या फादर कहा जा सकता है, जनक कहा जा सकता है, तो वो थे वो। और उसके बाद अब यहाँ तक आपका यहाँ संदर्भ आपका क्लियर हो जाता है। आगे क्या है कि पोप इज इनवॉकिंग द गॉडेस ऑफ पोएट्री टू टेल व्हाट सीरियस quarrels may appear from ordinary matters in love affair and prove fatal to the lovers concerned। यानी कभी इसमें कहता है कि पोप साहब आगे क्या करते हैं इसमें कि वो गॉडेस ऑफ पोएट्री यानी काव्य की जो देवी हैं उनका आह्वान करते हैं, और उनसे टू टेल बताने के लिए कहते हैं कि व्हाट सीरियस क्वेरल्स, क्या गंभीर झगड़े हैं, मे अपीयर फ्राम ऑर्डिनरी मैटर्स, यानी सामान्य मामलों में किस तरह के गंभीर झगड़े उपस्थित होते हैं या हो जाते हैं। इन लव अफेयर्स, यानी जो प्रेम संबंध है उनके बीच में सामान्य मामलों में किस तरह से झगड़े हो जाते हैं। एंड प्रूव फेटल टू द लवर्स कंसर्न, और उसमें जो प्रेमी संबंधित हैं उनके लिए बहुत ही घातक साबित होते हैं। तो ये दोस्तों इस लाइन में इसी चीज़ के बारे में जो पोप साहब हैं उन्होंने बताया। और कहा क्या है यहाँ पर, बेलिंडा जो इस पोएम की नायिका है, बेलिंडा और लॉर्ड पेटरे जो उनके लवर रहते हैं, तो उनके बीच में उन्हीं के बारे में ये यहाँ पर दोनों
की बात हुई है और उन्हीं के बारे में आप बताया है कवि ने। क्या बताया है, लाइन का अर्थ समझिए फिर आप समझ पाएंगे। ओ से व्हाट स्ट्रेंज काज एट अनएक्सप्लोर्ड, वही बात कि कौन सी ऐसी अद्भुत बात हो गई जो बताया नहीं जा सकता है। कुड मेक अ जेंटल बेल रिजेक्ट अ लॉर्ड, कि एक जेंटल बेल अर्थात जो सामान्य लता है वो भगवान को कैसे रिजेक्ट कर सकती है। कहने का मतलब कि एक साधारण रूप से जेंटल बेल के रूप में यहाँ पर बेलिंडा को प्रदर्शित कर रहा है कवि, और लॉर्ड के रूप में लॉर्ड पिटरे को, अर्थात उसके जो उसका प्रपोजल था उसको कैसे रिजेक्ट कर सकती है। आगे कवि बताता है कि इट टेक्स सो बोल्ड कैन लिटिल मैन इंगेज, अर्थात कोई सामान्य व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है, तो इतना बहादुरी से कोई काम कैसे कर सकता है। आगे बताता है एंड इन सॉफ्ट बॉसम डोयल सच माइटी रेज, और किस तरह से एक सामान्य हृदय में एक मधुर हृदय में इतना ज़्यादा रेग हो, यानी कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा उसके हृदय में कपट या क्रुद्धता बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ये सब कैसे हो सकता है, यानी इस पर वो आश्चर्यचकित है। तो आगे एक्सप्लेनेशन इसका करते हैं और देखते हैं कि इसका सामान्य अर्थ आप कैसे समझ पाएंगे और कैसे आपको एग्जाम में लिखना होगा। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों क्या यहाँ पर क्या दिया गया है कि इन दी लाइन्स द पोएट अगेन से टू द गॉडेस ऑफ पोएट्री, यानी दोबारा इन लाइनों में कवि क्या करता है कि दोबारा वो गॉडेस ऑफ पोएट्री जो काव्य की देवी हैं उनसे कहता है कि टू एक्सप्लेन द रीजन्स ऑफ द कंटेंशन बिटवीन द ब्यूटीफुल बेलिंडा एंड लॉर्ड पीटे, यानी उनसे कविता की देवी से वो कहता है, उनका आह्वान करता है और उससे कहता है कि एक्सप्लेन करिए, उसकी व्याख्या बताइए, इसको समझाइए मुझे कि द रीज़न ऑफ द कंटेंशन, अर्थात झगड़े की जो जड़ है उसका कारण जो है, झगड़े का क्या कारण है बिटवीन द ब्यूटीफुल बेलिंडा एंड लॉर्ड पीटे, यानी लॉर्ड पीटे और पेट्रे और ब्यूटीफुल बेलिंडा अर्थात सुंदर बेलिंडा के बीच में जो झगड़े का जड़ है उसके बारे में बताइए। आगे कभी कहता है कि ही वांट्स टू नो व्हाट इज द मिस्टीरियस काज दैट प्रिवेंटेड बेलिंडा फ्रॉम एक्सेप्टिंग अ वेल ब्रेड एंड अप टू डेट लवर लाइक लॉर्ड पीटरे। जी हाँ, आगे कभी कहता है कि ही वांट्स टू नो, वो जानना चाहता है व्हाट इज दैट मिस्टीरियस काज, कि वह क्या रहस्यमय कारण था कि जिससे दैट प्रिवेंटेड बेलिंडा, जो बेलिंडा को रोकता है फ्रॉम एक्सेप्टिंग अ वेल ब्रेड एंड अप टू डेट लवर लाइक लॉर्ड पीटरे, यानी लॉर्ड पीटरे की तरह अप टू डेट एकदम सुंदर हैंडसम जो लवर उसका प्रेमी है उसके प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने यानी स्वीकार करने के लिए कौन सा ऐसा कारण था, कौन सा ऐसा रहस्यात्मक कारण था जो बेलिंडा को रोक रहा है, अर्थात बेलिंडा उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती। तो ये कवि जानना चाहता है, इन लाइनों में बताता है कि कौन सा ऐसा कारण था। आगे बताता है ही आल्सो वांट्स टू नो, वो ये भी जानना चाहता था व्हाई अ सिविलाइज्ड नाइट लाइक लॉर्ड पीटरे डिड ऑफेंड द ब्यूटीफुल बेलिंडा, यानी लॉर्ड पीटरे जैसा एक सभ्य या नागरिक जो नाइट अर्थात सूरवीर जो है, वो जो सुंदर बेलिंडा है, ब्यूटीफुल बेलिंडा अर्थात मतलब इस पोएम की जो अभिनेत्री है उसको कैसे उसको ऑफेंड करता है, अर्थात उसका विरोध कैसे करता है, आप ये कह सकते हैं, या उसको रिजेक्ट कैसे करता है, या उसके प्रस्ताव या झगड़ा कैसे करता है, यही सब चीज़ रिलेटेड। आगे देखते हैं कि पीटरे वाज शार्ट इन साइज, यानी लॉर्ड पीटरे जो था उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो साइज से छोटा था, अर्थात उसका कद शरीर जो उसका था छोटे साइज, हाइट उसकी छोटी थी, मीक इन नेचर एंड जेंटल इन बिहेवियर, और उसका जो उसकी प्रकृति थी वो बहुत अच्छी थी और बिहेवियर से वो बहुत ज़्यादा जेंटल था, सज्जन था। एट ही डेयर टू इंसल्ट बेलिंडा, फिर भी उसने बेलिंडा का मतलब बेलिंडा के इंसल्ट करने की कोशिश की, अर्थात हिम्मत की, डेयर किया उसने, हिम्मत किया इंसल्ट करने का, किसका, बेलिंडा का। व्हिच मेड द लेडी अनयूजुअली एंग्री डिस्टर्ब एंड इम्पैशंस, यानी जिसने क्या किया कि लेडी को, कहने का मतलब लेडी का मतलब यहाँ पर बेलिंडा से तात्पर्य है, बेलिंडा को सामान्यतः उसने क्या किया कि क्रोधित कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया और इम्पैशंस अधीर कर दिया, यानी इन सब कारणों के बारे में ये जानना चाहता था। तो ये स्टेंजा का दोस्तों आपने अर्थ समझा कि इसमें क्या चीज़ कवि कहता है और क्या लिखना है आपको। तो लिखना आपको इस सही तरीके से है और अर्थ आप पोएम का मतलब दोस्तों आप समझते हैं कि पोएम में जो कुछ लिखा होता है उससे ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करके लिखना होता है, यानी उसको अपनी भाषा में जब आप लिखेंगे तो उसको थोड़ा
और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। प्रोज को एक्सप्लेन करना थोड़ा आसान होता है, बट पोएट्री में एक लक्षण तरीके से लिखा रहता है, यानी उसको आप परिभाषित और ज़्यादा, यानी लिखा कम रहेगा स्टेंजा में और उसका अर्थ जो सामान्य अर्थ निकलेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो आप अर्थ सही से समझे रहेंगे तो आप आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं दोस्तों कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेंजा है। अगला स्टेंजा है, आर अस एक्सियन फिक्स्ड द रेच शैल फील द गीडी मोशन ऑफ द whirling mill in fumes burning chocolate shall glow and tremble at the sea that force below। यानी इन लाइनों में अब आपको ये समझना है कि इन लाइनों का मतलब क्या है और इसमें कवि इसका प्रसंग क्या है, कहना क्या चाहता है। तो दिल पहले आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट देखिए, फिर अर्थ आपके समझ में आ जाएगा। दी लाइन्स अकर इन द पोप्स फेमस स्मोक हीरोइक एपिक, अर्थात एपिक पोएम जो है, यानी ये जो कविता, ये लाइंस जो हैं अकर इन पोप्स फेमस स्मोक हीरोइक पोएम। जी हाँ, पोप के, अलेक्जेंडर पोप के प्रसिद्ध जो उनका नकली वीर काव्य कविता है द रेप ऑफ द लॉक, उसी से ली गई हैं। इट वाज नोन टू द स्पिरिट दैट सम मिसफॉर्च्यून माइट बिफॉल बेलिंडा, यानी ऐसा इसमें ऐसा बताया जाता है, अर्थात ऐसा इट वाज नोन टू द स्पिरिट, यानी ये आत्माओं के बारे में, स्पिरिट का मतलब आत्माएं होती है, तो आत्माओं के बारे में, आत्माओं को जाना जाता है, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि किसी दुर्भाग्य के कारण बेलिंडा जो है वो किसी मिसफॉर्च्यून अथवा किसी मतलब उसको कष्ट हो सकता है या किसी चीज़ में फंस सकती है, या उसका दुर्भाग्य जो है, दुर्भाग्य के कारण उसे कुछ कष्ट उठाने पड़ सकते हैं, ऐसा बताया जाता है। आगे बताता है कि टू सो डिफरेंट नाइट्स ऑफ सिल्फ एंड ग्रोम्स वर असाइंड द चार्ज ऑफ प्रोटेक्टिंग बेलिंडा फॉर ऑल साइड्स, यानी कुछ जो सिल्फ एंड ग्रोम्स हैं, अर्थात जो अप्सराएं हैं, उनको क्या किया गया है कि बेलिंडा के प्रोटेक्ट, यानी बेलिंडा को प्रोटेक्ट करने के लिए हर तरफ से, फॉर ऑल साइड यानी फ्रॉम ऑल साइड, यानी हर तरफ से उसको प्रोटेक्ट, उसकी सुरक्षा करने के लिए उनको चार्ज किया, उनको नियुक्त किया गया है, यानी कुछ निम्स को नियुक्त किया गया, सेल्फ को नियुक्त किया गया है बेलिंडा की रक्षा करने के लिए, उसके चारों तरफ से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। आगे उसमें बताता है कि एरियल आल्सो वार्ड देम दैट दे वुड बी पनिश्ड सेवरली फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी ऑफ एनी काइंड, यानी एरियल का कहने का मतलब, एरियल एक देवता का नाम है, तो यहाँ पर बताया जाता है कि एरियल स्वयं, एरियल कहता है, वार्ड का चेतावनी करता है, उन लोगों को चेतावनी देता है, दैट दे वुड बी पनिश्ड कि उनको दंड दिया जाएगा, सेवरली फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी ऑफ एनी काइंड, यानी किसी तरह प्रकार की अगर वो ड्यूटी से, अपनी कर्तव्य परायणता से को सही से नहीं कर पाते, उसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो इसके लिए उनको क्या किया जाएगा, सज़ा दी जाएगी। ही enumerated the different kind of punishment to be inflicted on them, यानी वो आगे बहुत तरह के, कई प्रकार के दंड के बारे में बताता है जो उनको प्रदान किए जाएंगे। कहने का मतलब कि अगर उसका आदेश वो लोग नहीं मानते हैं, जो निम्न या सिल्फ के बारे में जो बताता है, अगर वो उसकी सुरक्षा में थोड़ा सा भी गड़बड़ी करते हैं तो उनको विभिन्न तरह के दंड दिए जाएंगे, ऐसा एरियल बताता है। तो वही बात दोस्तों, अब यहाँ पर इसका अर्थ आप समझिए, अब आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर क्या चीज़ लिखा हुआ है और इसका सामान्य अर्थ का है। यानी अब ये कहता है यहाँ पर, अब ये समझ लिए, एरियल इसमें सिल्फ से कहता है, सिल्फ जो अप्सराएं हैं या समझ लीजिए कि देवदूत टाइप के जो हैं, उनसे कहता है, क्या कहता है कि आर एक्सियन फिक्स्ड द रेच शैल फील द गीडी मोशन ऑफ द whirling mill, अर्थात एक्सियन की तरह, एक्सियन एक राजा का नाम है, अभी आगे आप एक्सप्लेनेशन में समझेंगे, जिसको किसी कारणवश उसको क्या किया गया था, एक whirling mill यानी घूमती हुई चक्की में, हैंड मिल में उसको बांध दिया गया था। तो वही चीज़ कहता है कि एक्सियन की तरह अगर तुम लोगों ने आज्ञा नहीं मानी या कोई गड़बड़ी की, तो आपको भी उसी तरह की चक्की में, घूमती हुई चक्की में, whirling mill में बांध दिया जाएगा। और गिड्डी मोशन, अर्थात कहने का मतलब गोल गोल जो अगर उसमें बांधा जाएगा तो चक्की घूमती रहेगी, तो गोल गोल गति
का चक्रण जो है, उस चक्रण का अनुभव तुम्हें करना पड़ेगा, उसकी परेशानी उठानी पड़ेगी, यानी तुमको भी उसके साथ घूमना पड़ेगा। आगे कहता है इन फ्यूम्स बर्निंग चॉकलेट सेल ग्लो, यानी उस आपके नीचे जो है क्या होगा कि बर्निंग चॉकलेट तार काफ़ी को जला दिया जाएगा, उसका धुआं जो है वो भाप जो है वो लगेगी, यानी ये कष्ट भी उठाना पड़ेगा। ये दंड का प्रकार है दोस्तों। वही बात यहाँ एरियल विभिन्न प्रकार के दंडों के बारे में इस स्टेंजा में बता रहा है। आगे कहता है कि एंड ट्रेम्बल एट द सी दैट फोर्थ बिलो, और कहता है कि तुम लोगों को क्या होगा कि समुद्र से भी डरना पड़ेगा। दैट फोर्थ बिलो अर्थात जो यहाँ उसने जो काफ़ी का जो भाप है, काफ़ी का भाप या जो झाग उसमें बन रहा है, उसको वो समुद्र के मतलब भाप से और झाग से तुलना करता है कि जिस तरह से समुद्र से डरना है उसी तरह उससे भी आपको डरना पड़ेगा। यानी इन तरह के दंड को दिया जाएगा अगर वो बेलिंडा के उसके जो बेलिंडा की सिक्योरिटी में अगर जरा सा भी वो गड़बड़ी करते हैं। तो ये बात दोस्तों इसका मतलब था, अर्थ था। अब आप इसका एक्सप्लेनेशन सही से देखिए। एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ से दोस्तों। इन दीज लाइन एरियल पॉइंट्स आउट अ स्पेशल काइंड ऑफ पनिशमेंट दैट कुड बी इम्पोज्ड अपॉन हिम हु वाज काच ऑन द चार्ज ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी। वही बात कि इन दीज लाइन्स एरियल पॉइंट्स आउट, ये बात बताता है स्पेशल काइंड ऑफ पनिशमेंट, यानी सजा का एक अद्भुत तरीका बताता है कि दैट कुड बी इम्पोज्ड अपॉन, यानी उन पर थोपा जाएगा हिम हु वाज काच ऑन द चार्ज ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, यानी अगर ड्यूटी के नेग्लेक्ट के चार्ज में अर्थात कर्तव्य परायणता के अभाव में या उसको अस्वीकार करने पर या कोताही बरतने पर अगर उनको पकड़ा गया तो उन पर विभिन्न तरह के दंड या पनिशमेंट जो है विभिन्न तरह की सज़ा उनको दी जाएगी। आगे बताता है कि हु आज काज नेग्लेक्टेड हिज ड्यूटी वुड बी टाइड लाइक एक्सियन टू द रिवॉल्विंग हैंडमिल, यानी जो भी अगर पकड़ा जाता है अपनी कर्तव्यपरायणता से विमुख होता है अर्थात ड्यूटी सही से नहीं निभाता, अगर वो पकड़ा जाए तो एक्सियन की तरह, यानी एक्सियन की तरह द रिवॉल्विंग हैंड मिल, यानी घूमती हुई मिल में उसको टाइड अर्थात बांध दिया जाएगा। बाई द मोशन ऑफ इट, यानी जिसकी गति के कारण, सो दैट ही वुड फील डिजी, यानी उसको भी चक्कर की तरह आने लगेगा। कहने का मतलब जब मिल में वो बंधा रहेगा चक्की में, वो चक्की घूमेगी तो उसको भी चक्कर आ जाएगा। ही वुड आल्सो सफ़र दैट वेपोर ऑफ चॉकलेट राइजिंग फ्रॉम द कप ऑफ कॉफ़ी, यानी कप की काफ़ी से जो भाप निकलती है उसको भी उनको सामना करना पड़ेगा, यानी इस तरह का दंड भी उनको दिया जाएगा। व्हिच वुड बी बॉइलिंग एंड थ्रोविंग स्टीम, जो एकदम से उबल रही होगी और स्टीम भाप फेंक रही होगी, तो इस तरह का दंड भी उनको दिया जाएगा। ही वुड आल्सो बी हॉरिफाइड बाई द सी लाइक कप ऑफ कॉफ़ी इमिटिंग फ्यूम्स एंड फोर्थ बिलो हिम, यानी वो वुड आल्सो बी हॉरिफाइड, यानी वो उससे भी डरेंगे। कहने का मतलब उनको इस तरह भी डराया जाएगा बाई द सी लाइक, यानी समुद्र के द्वारा, कि लाइक कप ऑफ कॉफ़ी इमिटिंग फ्यूम्स एंड फोर्थ बिलो हिम, कि उनके नीचे कप ऑफ कॉफ़ी जिस तरह से रख दी गई है, कप कॉफ़ी मतलब काफ़ी का कप रखा जाएगा और जिससे भाप निकलेगी और इस तरह से उनको डराया जाएगा। आगे कहते हैं कि द पोएट रिफर्स टू एक्सियन, यानी एक्सियन को यहाँ पर रेफर करते हुए बताता है। एक्सियन कौन था? द किंग ऑफ थेसले, थेसले का वो राजा था। हु वाज गिल्टी ऑफ ट्राइंग टू रेप हेरा द क्वीन ऑफ हीवन, यानी क्वीन ऑफ हीवन कहने का मतलब कि स्वर्ग की जो रानी थी, हेरा जिनका नाम था, तो हेरा के ट्राइंग टू रेप अर्थात रेप करने की कोशिश का वो अपराधी था। हु वाज गिल्टी जो अपराधी था, यानी उसने कोशिश की थी, इसका वो अपराधी था। तो इसके कारण जीसस द गॉड, यानी भगवान जीसस ने, ईश्वर जीसस ने क्या किया था? टाइड हिम, उसको बांध दिया था, टू अ व्हिर्लिंग मिल, सो दैट, यानी घूमती चक्की से बांध दिया था, सो दैट ही में मूव एंड गेट ट्रबल्ड, कि वो घूम सके और जिससे उसको कष्ट हो सके, परेशानी हो सके। आगे देखते हैं तीसरा नंबर स्टेंजा। तीसरा नंबर स्टेंजा इंपॉर्टेंट स्टेंजा देखते हैं दोस्तों कि क्या है इसमें। अब मिड द सर्कल ऑन द गिल्डेस्ट मास्ट superior by the head was Ariel placed his purple penis opening to the sun. He raised his azure wand and thus began with nymph shall breed some dinos large or some frail china jar receive a flow
आर स्टेन हर आनर, आर हर न्यू ब्रोकेड, फॉरगेट द प्रेज आर मीसा मास्कुरेड। यानी ये लाइनें दोस्तों, इनमें क्या कवि कहना चाहता है, आइए रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट देखिए, वही बात, रेफरेंस दोस्तों वही बात रहेगी, एक बार आप स्टेंजा में पढ़ चुके हैं कि स्टेंजा में रेफरेंस सेम वही रहेगा सब में, कॉन्टेक्स्ट चेंज होता रहेगा। तो कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में क्या दिया गया है यहाँ पर कि दी लाइन आर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोप्स द रेप ऑफ द लॉक कैंटो सेकेंड, अर्थात ये लाइनें जो हैं वो पोप के रेप ऑफ द लॉक कैंटो सेकेंड से ली गई हैं, इतना ही बताया जा रहा है। और एक्सप्लेनेशन में अब देखते हैं कि क्या चीज़ दिया गया है कि इन दी लाइन्स, यानी इन लाइनों में कहा गया है, इन दी लाइन्स में यानी इन लाइनों में एरियल से, एरियल कहता है अर्थात वही देवता कहता है दैट ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द ट्रेजेडी दैट विल बिफॉल बेलिंडा, यानी यद्यपि वो ही इज़ नॉट अवेयर यानी एकदम उसके बारे में नहीं जानता है, ऑफ द एग्जैक्ट यानी एग्जैक्ट नहीं जानता है, एकदम से करेक्टली नहीं जानता कि नेचर ऑफ द ट्रेजेडी यानी किस प्रकार की उसको ट्रेजेडी का सामना करना पड़ेगा, कहने का मतलब बेलिंडा को, दैट विल बिफॉल बेलिंडा यानी बेलिंडा जिस ट्रेजेडी में फंसने वाली है, अर्थात जो कष्ट उसको उठाना पड़ेगा, त्रासदी उसके साथ होने वाली है, उसके बारे में यद्यपि वो एग्जैक्ट नहीं जानता है यानी ठीक से नहीं जानता। आगे फिर भी कहता है कि ही देन मेंशंस, फिर भी वो इस बात को मेंशन करता है, पॉसिबल क्लैमिटीज अर्थात जो संभावित उसको कष्ट हो सकते हैं या संभावित घटनाएं उसके साथ हो सकती हैं, उनके बारे में वो बताता है। द ब्यूटीफुल बेलिंडा माइट यील्ड टू द इंटरटाइज ऑफ अ लवर एंड माइट दस लॉस और वर्जिनिटी, यानी एक एक करके वो तमाम प्रकार के जो आपदाएं उसको आ सकती हैं या जो भी कष्ट उसको आ सकते हैं उनके बारे में बताता है कि क्या क्या बेलिंडा के साथ हो सकता है। तो सुंदर बेलिंडा जो है माइट यील्ड टू बी द इंटरटीज ऑफ अ लवर, यानी किसी लवर के प्रस्ताव को स्वीकार करके, एंड माइट दस लॉस और वर्जिनिटी, और अपनी वर्जिनिटी यानी अर्थात कौमारीपन अपना खो सकती है। अथवा आगे क्या कहते हैं कि आर अ डेलिकेट चाइना जार इन हर हाउस, यानी जो एक सुंदर चाइना जार उसके घर में है, आगे ब्रैकेट में दिया गया है कि कंसिडर्ड अ वैल्यूएबल फर्निशिंग इन दो डेज, यानी उन दिनों इनको एक साज सज्जा का बहुत ही कीमती सामान माना जाता था, तथा चाइना जार जो था उस समय क्या था, यानी जबकि ये बात है, जबकि ये घटना है, तो उस समय इसको बहुत ही कीमती चीज़ माना जाता था साज सज्जा के लिए। तो माइट गेट डैमेज, यानी उसका चाइना जार क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, टूट सकता है। आगे और क्या हो सकता है कि बेलिंडा माइट कमिट सम सीरियस इंडिक्रेशन, यानी कुछ गंभीर मामले वो गंभीर बातें वो कह सकती है, एंड दस डिसग्रेस हरसेल्फ, और जिसके कारण उसे क्या होता है, कुछ गलत निर्णय ले सकती है, गलत कार्य कर सकती है, जिसके कारण उसे बेइज्जती का सामना यानी असम्मान उसको मिल सकता है। आगे और क्या हो सकता है, आर सी माइट स्पॉइल हर न्यू सिल्क ड्रेस, अथवा वो क्या हो सकता है कि जो उसकी नई रेशमी ड्रेस है उसको ख़राब कर सकती है, विच बिकाज ऑफ इट्स गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि उसके जो गोल्ड और सिल्वर अर्थात सोने चांदी के, एंड सिल्वर एम्ब्रॉयडरी अर्थात उस पर जो सिल्वर की मतलब कसीदगी की गई है अर्थात कढ़ाई की गई है, इज़ बाउंड टू बी वेरी कॉस्टली, जो कि बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत कीमती होता है, वो क्या कर सकती है, उसको वो ख़राब कर सकती है। आगे सी माइट नेग्लेक्ट हर डेली प्रेयर, अथवा वो क्या कर सकती है, जो उसकी डेली रोज़ की प्रार्थना है उसको भूल सकती है। आर सी माइट फॉल टू एटोन्ड मास्क डांस एंड ड्रामा, अथवा वो मास्क जो डांस उस समय मास्क डांस जो अर्थात नकाब पहन करके जो डांस होता था, तो उस डांस को क्या करती है, मतलब वहाँ नहीं पहुँच पाई, यानी उसको अटेंड नहीं कर सकती है, शो डांस शो यानी उस शो को, टू व्हिच सी हैज़ बीन इनवाइटेड, कि जिसमें उसको इनवाइट किया गया है था, जिसमें उसको बुलाया जाता है, एक मास्क डांस जिसमें उसको बुलाया जाए, तो वो भी वहाँ भी जाने से वो भूल सकती है, उसमें जाने में असफल हो सकती है। आगे देखते हैं कि सी माइट फॉल इन लव विथ समबडी, या वो किसी के प्रेम में पड़ सकती है, होम सी मीट्स एट दैट डांस पार्टी, यानी उस डांस पार्टी पे वो जिससे मिलती है,
किसी के प्रेम में भी पड़ सकती है, ऐसा भी हो सकता है, यानी ये भी आपदाएं उस पर आ सकती हैं। अथवा आर सी माइट लॉस अ नेकलेस, अथवा वो अपना हार खो सकती है। एट दैट डांस पार्टी, यानी उसी डांस पार्टी में। अनदर पॉसिबल कैलेमिटी, जो अन्य आपदा हो सकती है वो क्या हो सकती है। इज दैट बेलिंडास पेट लैब डॉग, यानी उसका जो पालतू कुत्ता है शौक में डाई, मर सकता है। यानी एक जो और भी आपदा हो सकती है वो क्या हो सकती है कि उसका पालतू कुत्ता जो है वो मर सकता है। फेटो में हैव ऑर्डर्ड इट्स डेथ, अर्थात यहाँ फेटो अगर उसको मृत्यु का आदेश दे सकता है तो वो मर सकता है। या भाग्य, अगर मृत्यु उसकी आ जाएगी तो वो मर सकता है। आगे देखते हैं। स्टेंजा नंबर 4 है दोस्तों, 3 नंबर क्लियर हो गया। 4 नंबर स्टेंजा में देखते हैं कि क्या चीज़ दिया गया है कि द स्पिरिट ऑफ अ फ्लोरी टॉर्मेंट्स फ्लेमो माउंट अप एंड टेक सैलामेंडर्स नेम सॉफ्टली यील्डिंग माइंड टू वाटर glide away and sip with nymphs their elementality। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप रेफरेंस समझिए फिर उसका अर्थ आप समझ पाएंगे ठीक से। रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट में देखिए, कॉन्टेक्स्ट में और रेफरेंस में क्या चीज़ बताया गया है कि दी लाइन्स अकर इन द रेप ऑफ द लॉक अ मोक हीरोइक पोएम कंपोज बाई अलेक्जेंडर पोप। वही बात कि ये कविता, ये पोएम जो है, जो लाइनें जो हैं, वो स्टेंजा जो है वो रेप ऑफ द लॉक से लिया गया है, एक मोक हीरोइक पोएम है और जो अलेक्जेंडर पोप साहब द्वारा कंपोज की गई है। आगे, बेलिंडा द हीरोइन ऑफ द मोक इपिक, यानी इस नकली वीर कविता की जो हीरोइन बेलिंडा है वाज इंजॉइंग हर स्लीप, यानी ये सो रही थी, अपने नींद का आनंद ले रही थी। ड्यूरिंग द स्लीप, यानी सोने के दरमियान, नींद के दरमियान। द फिगर ऑफ अ हैंडसम यूथ सीम्ड टू अपीयर टू हर ड्रीम, यानी उसको सपने में एक हैंडसम युवा व्यक्ति का क्या होता है, एक सुंदर युवा व्यक्ति उसको दिखता है। एंड गेव हर सम नॉलेज, और उसे कुछ ज्ञान देता है। व्हिच वाज स्पेशली फॉर हर, जो मुख्य रूप से उसी के लिए था। अब वो ज्ञान क्या देता है, ये बात यहाँ पर इन लाइन के अर्थ में आप समझेंगे कि वो ज्ञान क्या देता है, क्या बताता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बता रहा है कि द, अब इसका अर्थ आप समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं कि द स्पिरिट्स ऑफ अ फ्लोरी फॉर्मेंगेंट्स, टर्मेगेंट्स लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिस था देखने में। टर्मेगेंट्स लिखा हुआ है, कहने का मतलब कि जो स्पिरिट होती हैं, कहने कुछ आत्माएं, यहाँ पर ये बता रहा है, वो बेलिंडा को बताता है कि जो लड़कियों के बारे में बताता है या औरतों के बारे में बताता है कि जिन औरतों की आत्माएं जो हैं वो मतलब जो उनका पहले का जो मतलब एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी उनकी बाद में भी रहती है, उनकी एक्टिविटी बाद में भी रहती है। तो यहाँ वो स्पिरिट का मतलब यहाँ पर आत्माओं के बारे में बताता है कि उसको इंगित करते हुए, उसको संकेत देते हुए। और क्या कहता है कि फ्लेमो माउंट अप एंड टेक सेलामेंडर्स नेम, यानी कुछ आत्माएं जो होती हैं वो क्या करती हैं कि आग की आत्माओं के साथ मिलकर, पानी की आत्माओं के साथ मिलकर या हवा की आत्माओं के साथ मिल करके सेलामेंडर्स के नाम से जिनको जाना जाता है, कि इस तरह से वो उसमें घुल मिल करके सेलामेंडर बन जाती हैं, करना मतलब आग या हवा की आत्माएं बन जाती हैं। या और क्या होती हैं कि सॉफ्टली यील्डिंग माइंड्स टू वाटर गिल्ड अवे, और क्या सॉफ्ट रूप से वो क्या करती हैं कि वाटर पानी की आत्माओं के साथ भी मिल जाती हैं, पानी में घुल मिल के, उनके एलिमेंट में घुल मिल के पानी की आत्माओं के रूप में हो जाती हैं। एंड शिप विथ निम्स, और निम्स अर्थात जो पानी की आत्माएं हैं उनके साथ, अप्सराओं के साथ मिल जाती हैं। डियर एलिमेंटलिटी, अर्थात उनके अवयव के साथ घुल मिल जाती हैं और उन्हीं का रूप ले लेती हैं। तो वही बात यहाँ पर इसी को प्रदर्शित करके हुए क्या संकेत कर रहा है कवि, किस चीज़ एक्चुअली वो क्या बताना चाहता है, आइए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। इन दी लाइन्स द यूथ सेज, यानी इन लाइनों में यूथ जो है, युवा व्यक्ति जो है वो कहता है, सेज टू बेलिंडा, बेलिंडा से कहता है, अर्थात सपने में आया हुआ जो युवक था वो बेलिंडा से सपने में ही कहता है कि दैट सम ऑफ द लेडीज, की कुछ औरतें हु आर प्लेफुल मिस्चीवियस एंड फ्लर्ट्स रिटेन द सेम क्वालिटीज इवन इज इन दियर ओल्ड एज। जी हाँ, कुछ औरतें ऐसी वो बताता है कि बेलिंडा से कहता है सी सम ऑफ द लेडी, यानी कुछ औरतें जो हैं हु आर प्लेफुल, जो
प्लेफुल मिस्चीवियस यानी कहने का मतलब चंचल शरारती, एंड फ्लर्ट्स या चापलूस टाइप की होती हैं। वो सेम क्वालिटीज, ये उनके वही गुण क्या होते हैं, इवन इज इन दियर ओल्ड एज, यानी जब वो युवतियों में वो गुण जब रहते हैं, वो अगर बुजुर्ग हो जाती हैं तब भी वो गुण उनके साथ रहते हैं। आल्दो दे आर नॉट एबल टू प्ले द मिस्चीफ, यद्यप वो मिस्चीफ अर्थात शरारत करने में उस समय योग्य नहीं होती, अर्थात जो युवा अवस्था में जिस तरह की शरारत कर सकती हैं वो बुजुर्गी में नहीं कर पाती, बट फिर भी क्या होता है कि मिस्चीफ देमसेल्फ यानी स्वयं वो शरारत करने में योग्य नहीं होती, एट दे गेट इट डन बाई अदर्स, तो वो दूसरे के द्वारा उसको करवाती हैं। आगे कि दीज ब्यूटीफुल लेडीज यानी ये सुंदर औरतें जो हैं, आफ्टर डेथ बिकम्स स्पिरिट, यानी मृत्यु के बाद क्या होता है कि ये आत्माएं बन जाती हैं। ये सुंदर जो औरतें हैं मृत्यु के बाद आत्माओं में तब्दील हो जाती हैं। दियर स्पिरिट मिंगल विद द एलिमेंट्स, उनके स्पिरिट उनकी आत्माएं जो हैं वो एलिमेंट अर्थात अवयव के साथ मिल जाते हैं, तत्वों के साथ मिल जाते हैं। अब वो तत्व कौन है दोस्तों, जिससे वैसे बताया जाता है कि पृथ्वी, आकाश और अग्नि, वायु और जल, यानी ये तत्व जो है 5 तत्वों से मिलकर ये पृथ्वी बनी हुई है। और प्रत्येक व्यक्ति का जो शास्त्रों में बताया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का शरीर जो भी है वो भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो उन्हीं के बारे में बता रहा है कि ये क्या होती हैं कि उन्हीं तत्वों में मिल जाती हैं। द स्पिरिट ऑफ दी लेडीज, यानी इन लेडीज़ की जो आत्माएं हैं, व्हिच आर फायर आर थ्रिफ्टर नोन एज सैलामेंडर्स, यानी जो आग के साथ मिलती हैं, आग तत्व के साथ या वायु तत्व के साथ, तो सैलामेंडर्स का नाम ग्रहण कर लेती हैं, अर्थात सैलामेंडर हो जाती हैं। ऑफ द स्पिरिट ऑफ द वाटर, हाँ आर लिखा हुआ है, आर अथवा क्या है कि द स्पिरिट ऑफ द वाटर, तो वाटर की आत्मा बन जाती हैं। वाटर की आत्मा कहने का मतलब निम्स बन जाती हैं, जिनको अप्सरा कहते हैं। तो वाटर का मतलब पानी की आत्माएं बन जाती हैं। दे बिकम निम्स ऑफ द सी, वो समुद्र की निम्स हो जाती हैं, अर्थात अप्सराएं समुद्र की आत्माएं हो जाती हैं। एंड लिव इन द कंपनी ऑफ अदर निम्स, और दूसरे निम्स की कंपनी में उनके साथ साथ रहने लगती हैं। हु आर द स्पिरिट ऑफ द सी, जो सी की आत्माएं हैं, स्पिरिट अर्थात समुद्र की आत्माएं हैं। एंड इन्जॉय लाइफ विद देम, और उनके साथ इंजॉय करती हैं, लाइफ का इंजॉय अर्थात जीवन का आनंद लेती हैं। द यूथ ऑफ द ड्रीम, यानी जो स्वप्न में आया हुआ युवा है, टेक्स बेलिंडा इनटू कॉन्फिडेंस, यानी उसको विश्वास में लेता है बेलिंडा को। एंड ब्रिंगिंग हिज लिप्स टू हर ईयर कन्वेज इट, यानी अपने लिप्स को, अपने होठों को उसके कान में ले जाकर ये बातें बताता है। अब ये हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं स्टेंजा नंबर 5, कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं, इसको देख लीजिए फटाफट। सन थ्रो व्हाइट curtains shot a timorous ray and opened those eyes that most eclipse the day, यानी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये चीज़ आप रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो दी लाइन्स हैव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मोक हीरोइक पोएम, यानी वही बात कि ये कविता रेप ऑफ द लॉक से ली गई है। कंपोज बाई अलेक्जेंडर पोप द्वारा ये लिखी गई है। द फादर ऑफ न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, जो नव शास्त्रीय काव्य स्कूल के पिता हैं। अब आगे देखते हैं कॉन्टेक्स्ट यहाँ से क्या चीज़ है कि बेलिंडा द हीरोइन ऑफ द पोएम, यानी बेलिंडा जो हीरोइन की पोएम है, अ रिच यंग गर्ल, जो एक धनाढ़ युवा लड़की है, ऑफ एक्सट्रीम ब्यूटी, यानी बहुत ज़्यादा सुंदर भी है, एंड अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा उसके अंदर आकर्षण भी है, यानी बहुत ही आकर्षित और सुंदर, आकर्षक या सुंदर लड़की है। सी स्लीपिंग, वो सो रही है, इन हर बेडरूम, अपने बेडरूम में। द मॉर्निंग हैज़ कम, यानी सुबह हो गई है। द सन हैज़ राइजन बट बेलिंडा डज नॉट लीव हर बेड, यानी सूर्य निकल आया है फिर भी बेलिंडा अपना बेड नहीं छोड़ती है। तो वही बात यहाँ पर बताता है। अब उसके आगे होता क्या है, अब आगे यहाँ इसका अर्थ देखते हैं कि सन थ्रो व्हाइट कर्टन, यानी जो सफ़ेद चादर है उसके थ्रो जब बेलिंडा सो रही होती है तो सूर्य की किरणें जो है शॉट अ ट्रेमरस रे, अर्थात एक किरण, उसकी तीर किरण आकर उसके ऊपर पड़ती है। एंड ओप्ड दोज आइज, और वो
अपनी आंखें खोलती है। दैट मोस्ट इक्लिप्स द डे, जो सूर्य की किरण से ज़्यादा चमकीली होती है। कहने का मतलब यहाँ पर बताता है कवि कि बेलिंडा की आईज, जो उसकी आंखों की चमक जो है वो सूर्य की किरणों से ज़्यादा चमकदार है, ये बात बताता है। तो अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, ये बात आप देखते हैं। एक्सप्लेनेशन यहाँ से देखिए दोस्तों कि इन दीज लाइन्स द पोएट सेज, यानी इन लाइनों में कवि कहता है दैट इज वाज क्वाइट वेरी लेट, कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। फॉर बेलिंडा, बेलिंडा के लिए, टू लीव हर बेड, अर्थात बेड से उठने के लिए, अर्थात बेड छोड़ने के लिए, कहने का मतलब सोकर जगने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। द सन हैड राइजन, सूर्य निकल आया है, निकल आया था। द रेज ऑफ द सन, सन की जो, सूर्य की जो किरणें हैं, इंटर्ड बेलिंडाज बेडरूम, बेलिंडा के बेडरूम में प्रवेश करती हैं। बेलिंडा ओपनड हर आइज, अपनी आंखें खोलती है, टू सी द रेज ऑफ द सन, यानी सूर्य की किरणें देखने के लिए। द आइज ऑफ बेलिंडा वर मोर ब्राइट देन द रेज ऑफ द सन, यानी बेलिंडा की आंखें जो हैं वो सूर्य की किरणों से ज़्यादा चमकदार हैं। द सन हैज़ पास्ड थ्रू द स्क्रीन्स ऑफ द विंडो इनटू हर रूम, इनटू हर बेडरूम, अर्थात जो सन की, सूर्य की किरणें हैं वो क्या होती हैं, विंडो के थ्रू होकर के, विंडो अर्थात खिड़की के थ्रू उसके रूम में पड़ती हैं। अब आगे क्या होता है देखते हैं। चैम्बर अर्थात उसके कमरे में, यहाँ पर पूरा सेंटेंस पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं कि द रेज ऑफ द सन वर फिल्टर्ड बाय द कर्टेंस, अर्थात चादर से फिल्टर होकर के, छन करके जो रेज ऑफ सन अर्थात सूर्य की किरणें आती हैं। द सन टू केयर दैट बेलिंडा माइट नॉट फील डिस्टर्ब बाई इट्स ब्राइट रेज, यानी सन, सूर्य जो है ये बात का ध्यान रखता है कि बेलिंडा जो है माइट नॉट फील डिस्टर्ब बाई इट्स ब्राइट रेज, यानी उसके जो तीक्ष्ण, उसकी चमकदार किरणें हैं, उन किरणों से बेलिंडा को कोई डिस्टर्बेंस, कोई परेशानी ना हो, इस बात को सूर्य खुद ध्यान में रखता है, अर्थात सन खुद ध्यान में रखता है। आगे द पोएट सेज, पोएट बताता है कि दैट द रेज दैट इमेनेटेड फ्रॉम बेलिंडाज आईज वर ब्राइटर देन द सन्स रेज, अर्थात कवि ये बताता है कि जो किरणें जो हैं, जो चमक जो है बेलिंडा की आंखों से निकल रही हैं, वो सूर्य की किरणों से ज़्यादा चमकदार हैं। और आगे बताता है कि बेलिंडा आइज हैड सच अ फोर्स, ऐसी ताकत है, दैट दे कुड डेजल द आइज ऑफ द सन, जो सूर्य की किरणों की भी चकाचौंध कर सकती हैं, यानी सूर्य की आंखों को भी चकाचौंध कर सकती हैं। कहने का मतलब कि कभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के बताता है कि बेलिंडा की आंखों की किरणें इस तरह हैं कि सूर्य की आंखों को भी चकाचौंध कर सकती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, नोट यहाँ दिया गया है दोस्तों, नोट में देख लीजिए कि क्या चीज़ें दी गई है कि इन दीज लाइन्स द पोएट मेक्स यूज ऑफ हाइपरबल इन डिस्क्राइबिंग बेलिंडाज ब्यूटी, यानी बेलिंडा की ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी उसका वर्णन करते करते कवि ने क्या किया है, हाइपरबल का यूज किया है। हाइपरबल का मतलब ये अलंकार है दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच होता है, आप समझते हैं फिगर ऑफ स्पीच का मतलब अलंकार, अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे कई तरह के होते हैं। हाइपरबल का मतलब अतिशयोक्त अलंकार होता है, कई तरह के अलंकार, एलिट्रेशन है, सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, कई अलंकार होते हैं। तो यहाँ का कहने मतलब कि अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है, बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है, यानी किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर करना ही हाइपरबल, फिगर ऑफ स्पीच या अतिशयोक्त अलंकार होता है। तो सी इज़ द हीरोइन ऑफ द मोक हीरोइक एपिक हीरोइक पोएम, द पोएट हैज़ डिस्क्राइब द ब्राइटनेस ऑफ बेलिंडाज आइज। तो यहाँ पर ये एक जो नकली वीर कविता है, मोक हीरोइक पोएम है अलेक्जेंडर पोप की, इसमें क्या करता है कि वो ब्राइटनेस ऑफ बेलिंडाज आइज, यानी बेलिंडा की आंखों की चमक को डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर देता है। तो दोस्तों ये क्लियर हो जा रहा है, इसका अर्थ यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए था, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।